Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today's important nursing MCQs are: first question. Human cell contains how many genes? ह्यूमन सेल में टोटल कितने जीन्स होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1 या फिर ऑप्शन डी 20,000। एक ह्यूमन सेल में कुल कितने जीन्स होते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर अराउंड 20 से 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स पाए जाते हैं। 20 से 25,000 लगभग जीन्स पाए जाते हैं किसी एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following substance is released during inflammatory process when platelets are activated? जब भी हमारे शरीर में कहीं पर इन्फ्लामेशन होती है और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं तो उस दौरान कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है? ऑप्शन ए हिस्टामीन, ऑप्शन बी सीरोटोनिन, ऑप्शन सी हिपेरिन या फिर ऑप्शन डी ब्रैडीकाइनिन। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की इंजरी होने पर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं और ब्लीडिंग साइट पर प्लग बनाती हैं, क्लॉट बनाती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के दौरान जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं तो उस समय वहां पर सीरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट, सीरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। सीरोटोनिन जिसे आप 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टेमाइन या फिर 5-HT के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ केमिकल फाउंड इन प्लेटलेट्स, म्यूकोसा ऑफ GIT, मास्ट सेल्स एंड CNS। याद रखिएगा, सीरोटोनिन या 5-HT जो है वो आपकी प्लेटलेट्स, म्यूकोसा ऑफ GIT, मास्ट सेल्स और CNS में पाया जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है। तो याद रखिएगा 1,50,000 to 4,50,000 सेल्स पर mm3। 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर mm3 इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। डिफरेंट बुक्स में आपको वैल्यूज़ डिफरेंट मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्राइमरी पेसमेकर इन मैमेलियन हार्ट इज। मैमेलियंस जितने भी होते हैं उन सभी में हार्ट का प्राइमरी पेसमेकर या पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए AV नोड को, ऑप्शन बी SA नोड को, ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर्स को या फिर ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिस को। हार्ट का पेसमेकर किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी SA नोड। क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल किया गया था। सिंपली आपसे पेसमेकर ऑफ हार्ट ना बोलकर मैमेलियन हार्ट का प्राइमरी पेसमेकर क्या है ऐसा पूछा गया था। तो याद रखिएगा, हार्ट में इम्पल्सेस का जनरेशन या कॉन्ट्रैक्शंस की शुरुआत ऐसे नोड के द्वारा की जाती है।
ऐसे नोड को आप साइनोएट्रियल नोड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड इज सिचुएटेड इन राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। एग्जाम में अक्सर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो साइनोएट्रियल नोड है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो याद रखिएगा, राइट एट्रियम में जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा कनेक्टेड रहती है उसके जस्ट पास ही ऐसे नोड पाया जाता है। हार्ट के राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के जस्ट पास में ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। याद रखिएगा, ऐसे नोड कह दीजिए, साइनोएट्रियल नोड कह दीजिए या फिर नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कह दीजिए, सभी एक ही चीज हैं। ऐसे नोड जनरेट इम्पल्सेस और हार्ट बीट एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसे नोड के द्वारा हार्ट किस फ्रीक्वेंसी से इम्पल्स जनरेट करता है, तो आप कहेंगे 100 इम्पल्सेस पर मिनट। एक मिनट में लगभग 100 कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, 100 इम्पल्स जनरेट करवाता है ऐसे नोड। इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए इन्हें डिस्कस कर लें। नॉर्मल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स with heart beating approximately 60 to 85 times, average 72 minutes in adult at rest। जब कोई अडल्ट पर्सन रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उसका एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस एक मिनट की ड्यूरेशन में कुल कितनी बार हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आप बताएंगे अराउंड 60 to 85 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ मिनट। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए, एवरेज पूछा जाए, तो आप बताएंगे एक मिनट में हमारा दिल 72 टाइम्स बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एट्रियल सिस्टोल की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, तो आप बताएंगे 0.1 सेकेंड्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, तो आप बताएंगे 0.3 सेकेंड्स। और अगर टोटल डायस्टोल की बात की जाए तो आप बताएंगे 0.4 सेकेंड। हमने अभी पढ़ा था कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में टोटल 0.8 सेकेंड्स का समय लगता है। अब इस 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो आप बताएंगे एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, टोटल डायस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब है हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना। एट्रिया हार्ट के अपर चैम्बर्स होते हैं, तो हार्ट के दोनों अपर चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में, सिस्टोल होने में टोटल 0.1 सेकेंड का समय लगता है। हार्ट के जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स हैं उन्हें आप वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं, और उनमें सिस्टोल होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, इसमें टोटल 0.3 सेकेंड का समय लगता है। और डायस्टोल शब्द का मतलब होता है डायलेट होना, रिलैक्स होना। इस सिचुएशन में टोटल 0.4 सेकेंड्स का वक्त लगता है। तो आप जब इन तीनों वैल्यूज को टोटल करेंगे तो आएगा 0.8 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सिक्रीट। हम सभी जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसी ग्लैंड्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि डक्टलेस होती हैं, यानी कि जिनमें किसी भी प्रकार का डक्ट नहीं पाई जाती, पाइपलाइन नहीं पाई जाती। वो अपने सिक्रीशंस को, अपने
प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं, पोर करती हैं। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किन का सिक्रीशन किया जाता है? आपको यहाँ पर बताना है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं किसका सिक्रीशन करती हैं। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी जूसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन डी केमिकल्स। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसका सिक्रीशंस करती हैं? एंजाइम का, हार्मोन का, जूसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का या फिर केमिकल्स का? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हॉर्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है और ये हार्मोन जो हैं डायरेक्टली ब्लड में पोर किए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स which secrete one or more hormones directly into the blood capillaries without pouring into the duct। जैसा कि हमने अभी बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं बिना पाइप वाली, बिना डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को ब्लड में सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को टारगेट ऑर्गन्स तक डक्ट के थ्रू पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ आई बॉल। आपको आई बॉल का डायमीटर कितना होता है इसे बताना है। आई का डायमीटर, आई का व्यास कितना होता है इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए 0.8 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर्स। आई बॉल का टोटल डायमीटर आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए कि आई बॉल का डायमीटर कितना होता है तो आप बताएंगे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं इट इज़ अराउंड 1 इंच। हम सभी जानते हैं 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो एग्जामिनर आपको किसी भी वैल्यू में दे सकता है। तो याद रखिएगा, हमारी जो आई बॉल है वो स्फेरिकल शेप की होती है और इसका डायमीटर होता है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंचेस। इसके अलावा कई बार एग्ज़ाम में आपसे प्यूपिल के डायमीटर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे प्यूपिल का जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो होता है अराउंड 4 to 5 mm। 4 to 5 mm इज़ द नॉर्मल डायमीटर ऑफ प्यूपिल। और याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 mm। और हमारी जो प्यूपिल हैं वो हमारी आइज़ में कितनी लाइट इन होगी इसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 6, बोरहेव सिंड्रोम क्या है? बोरहेव सिंड्रोम क्या है? ऑप्शन ए रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन बी रप्चर ऑफ ईसोफेगस, ऑप्शन सी एब्डोमिन वॉल का रप्चर होना, ऑप्शन डी रप्चर ऑफ ड्यूडेनम। बोहेव सिंड्रोम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Rupture of esophagus is known as बोहेव सिंड्रोम। अगर किसी क्लाइंट में ईसोफेगस का रप्चर होता है तो ये कंडीशन बोहेव सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। हम सभी जानते हैं ईसोफेगस हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर इसमें किसी वजह से रप्चर होता है
तो ये कंडीशन बोहेव सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। आइए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन या इसका एग्जैक्ट कॉज जाने क्या है बोहेव सिंड्रोम। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ ईसोफेगस usually associated with violent retching or vomiting is called बोहेव सिंड्रोम। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट में फोर्सफुल स्पॉन्टेनियस वॉमिटिंग के कारण ईसोफेगस फट जाती है, रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ये कंडीशन जो है बोहेव सिंड्रोम के नाम से जानी जाएगी। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ esophagus due to violent vomiting is called Bohev syndrome. Question number 7. Refrigerated breast milk should not be used if it is beyond. किसी ब्रेस्ट मिल्क को आप रेफ्रिजरेटर में कितने समय तक स्टोर करके उपयोग में ले सकते हैं, या यूं कहें कि रेफ्रिजरेटर में कितने समय के लिए रखने के बाद मिल्क को, ब्रेस्ट मिल्क को आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन ए 2 वीक्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 2 मंथ्स, ऑप्शन डी 1 वीक। आपको मैं ये बता दूं कि अगर ब्रेस्ट मिल्क को आपने रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया है तो आप इसे 4 आवर्स तक उपयोग कर सकते हैं। 4 आवर्स कंप्लीट होने के बाद आप इस ब्रेस्ट मिल्क को डिस्कार्ड कर दें, इसे उपयोग में ना लें। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया है तो आप इसे 48 आवर्स तक उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद इसे आप डिस्कार्ड करेंगे। इफ़ द ब्रेस्ट मिल्क इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर इट कैन बी यूज्ड अप टू 48 आवर्स। आफ्टर दैट इट मस्ट बी डिस्कार्डेड। द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड लैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लैक्टेशन क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की प्रोसेस लैक्टेशन कहलाती है। मदर द्वारा बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना लैक्टेशन कहलाता है। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर और एज सुन एज पॉसिबल। अगर किसी वुमेन में नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो उस बच्चे को जन्म के आधे से 1 घंटे के भीतर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू करवा देना है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू WHO। अगर किसी वुमेन में सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आप इस बेबी को 1 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर सकते हैं, या यूं कहें कि अगर सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवर हुआ बच्चा स्वस्थ है, मदर स्वस्थ है, तो इस सिचुएशन में हम 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीवैलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। पॉलीवैलेंट वैक्सीन में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको 2 ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है मोर स्ट्रेन्स ऑफ सेम स्पीसीज, ऑप्शन बी मोर स्ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। देखिए, पॉलीवैलेंट वैक्सीन नाम पर गौर कीजिएगा। पॉली शब्द का मतलब है मैनी, यानी एक से ज़्यादा प्रकार के स्ट्रेन्स इस वैक्सीन में होंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेन्स हैं ये सेम स्पीसीज के होंगे या फिर डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। चूज योर आंसर। पॉलीवैलेंट वैक्सीन में 1 से अधिक स्ट्रेन्स होते हैं, ये सभी
एक जाति के होते हैं या फिर अलग अलग जाति के? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, पॉलीवैलेंट वैक्सीन के अंदर एक से अधिक स्ट्रेन्स होते हैं और ये सभी स्ट्रेन्स जो हैं सेम स्पीसीज के होते हैं। ऑल द स्ट्रेन्स आर फ्रॉम सेम स्पीसीज। इट इज कॉल्ड पॉलीवैलेंट वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 9, मोरूला इज अ स्टेज ऑफ। यहां पर आपको मोरूला स्टेज में टोटल कितनी सेल्स होती हैं इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए 1 to 32 सेल्स, ऑप्शन बी 20 सेल्स, ऑप्शन सी 24 सेल्स, ऑप्शन डी 16 सेल्स। The right answer is option D. There is total 16 cells. मोरूला में कुल 16 सेल्स पाई जाती हैं। 16 cells stage at the third day of fertilization called morula. फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन जो जाइगोट होता है उसमें कुल 16 सेल्स होती हैं और इसे ही हम मोरूला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को आप और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए एंटी एपिलेप्टिक्स, ऑप्शन बी एंटी साइकोटिक्स, ऑप्शन सी हिप्नोटिक्स, ऑप्शन डी एंटी डिप्रेसेंट। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को आप और किस नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को हम एंटी साइकोटिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स कह दीजिए, एंटी साइकोटिक्स कह दीजिए, दोनों ही सेम चीज हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर्ड वायरस इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में वायरस को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी डिमित्री इवानोस्की, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। किसने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था? The right answer is option B. डिमित्री इवानोवास्की। डिमित्री इवानोवास्की इन्होंने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था। आइए इनके बारे में जान लें। डिमित्री इवानोवास्की was Russian botanist, discovered the viruses from his study of mosaic disease in tobacco in 1892, so called one of founder of virology। ये जो डिमित्री इवानोस्की हैं ये रशिया के बोटैनिस्ट थे और इन्होंने टोबैको में पाई जाने वाली एक डिजीज़ टोबैको मोज़ेक डिजीज़ में की फाइंडिंग के समय सबसे पहले वायरस को आइडेंटिफाई किया था और ये डिस्कवरी इन्होंने की थी 1892 में। इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, डिमित्री इवानोवास्की को फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये रशिया के बोटैनिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले टोबैको में मोज़ेक डिजीज़ के
स्टडी के दौरान वायरस को आइडेंटिफाई किया था इन द ईयर 1892 में। वायरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरसेस। प्रीवियस एग्जाम में इस टर्म को पूछा गया है कि वायरोलॉजी क्या है। वायरस की साइंटिफिक स्टडी को हम वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। Virus is an infectious agent that can only replicate or multiply or grow within a host cell. वायरस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो अगर किसी होस्ट या सेल से बाहर है तो लगभग डेड रहती है, और जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन कोई होस्ट मिलता है, सेल मिलती है, तो ये वायरस तुरंत अपने आप को ग्रो करवाने लगता है, रेप्लिकेट करने लगता है। वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल एग्जिस्ट एज अ प्रोटीन कोड और कैप्सिड। सेल के बाहर, लिविंग और होस्ट के बाहर वायरस एक प्रोटीन कोट में कवर्ड स्ट्रक्चर की तरह होती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।